नमस्कार, एबी न्यूज़ की खास कार्यक्रम अपनी पहचान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सुमन राज और हमारी को होस्ट होंगी लंदन से मधु चौरसिया। उनसे भी बातें करेंगे, लेकिन आपको पहले इस शो के बारे में बता दूं। ये शो एक वो प्लेटफॉर्म दे रहा है एबी न्यूज़, जहां आप अपने अचीवमेंट्स को, आप अपने ड्रीम्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो अगर आप भी देना चाहते हैं अपने सपनों को उड़ान, तो जुड़िए एबी न्यूज़ के खास कार्यक्रम अपनी पहचान से और साझा करें अपनी कहानी हमारे साथ। तो शुरू करते हैं और हमारे साथ हमारी कोहोस्ट भी जुड़ी हैं मधु चौरसिया। उनसे पहले बातें कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे भी लोगों से बातें करेंगे। तो मधु जी, आपका स्वागत है, कैसी हैं आप? नमस्कार, मैं अच्छी हूँ, धन्यवाद आपका। तो मधु जी, आज सबसे पहले जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माननीय वीरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। तो उनके बारे में पहले आप कुछ बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, इस कार्यक्रम में 4 गेस्ट होंगे जो कि सभी यूके से ही हैं। सबसे पहले है माननीय वीरेंद्र शर्मा जी, जो कि एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एलिंग से, साउथ हॉल से। उनके बारे में जितनी बातें कहूँ कम है। वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज वो जिस मुकाम पर पहुंच चुके हैं वो काफ़ी लोगों को इंस्पायर कर सकता है। मैं बताऊं, वो बहुत कम उम्र में यहाँ आए यूके, और उन्होंने बस कंडक्टर के रूप में यहाँ पर काम किया। उसके बाद उन्होंने लेबर पार्टी ज्वाइन किया, जिसके बाद जो है वो पॉलिटिक्स में आ गए। यहाँ की पॉलिटिक्स में वो अपनी एक खास पहचान बना चुके हैं। लेबर पार्टी से है वो, और काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है उनका, काफ़ी लंबा। इस चीज़ को लेकर देखा जाए तो उनकी जो भूमिका है ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत अहम मानी जाती है। जो हमारे सेकेंड गेस्ट होंगी वो होंगी कल्पना कुंदन जी, जो कि IT प्रोफेशनल हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं वो। उनके बारे में भी मैं बताऊं तो वो भी काफ़ी लोगों को मोटिवेट कर सकती है, उनकी स्टोरी दिल को छू सकती है। तीसरी जो गेस्ट है वो नीना डॉर्मेंची होंगी, जो कि कोरियोग्राफर हैं और यहाँ पर वो अपना एक जुम्बा इंस्टीट्यूट चलाती हैं। चौथी गेस्ट हैं मौली गुप्ता, जो कि पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं और डायबिटीज़ टाइप 2 को लेकर काफ़ी काम कर रही हैं। तो ये सारे लोग हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे साथ जुड़ेंगे वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माननीय वीरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। तो फिलहाल हमारे साथ माननीय वीरेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे बातें करते हैं। तो वीरेंद्र शर्मा सर, स्वागत है आपका एबी न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आज के वक्त पे बहुत अच्छी है, मौसम भी अच्छा है, जहाँ पर तबीयत भी अच्छी है। तो सर, आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में विस्तार से बताएं, क्योंकि आप एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, ये बहुत लंबी हिस्ट्री है मेरी ज़िंदगी की, कि मैं कोई 20-21 साल की उम्र में पंजाब के गांव मंडाली से जहां ब्रिटेन में आ गया। जहां पर आकर जो एक माइग्रेंट वर्कर्स को नई जगह पे जाने पे जो मुश्किलें आती हैं वो मुझे भी आई। जहां के वातावरण से, फिर नौकरी से, फिर जहाँ के हालात में अपने आप को ढालना, वो जो एक मुश्किलें होती हैं वो मुझे भी आई। और मैंने उन मुश्किलों का अपने आप पे, अपने परिवार के कोऑपरेशन से और लोगों के सहयोग से उसका मुकाबला करना शुरू कर दिया। और वो मेरी ट्रेड यूनियन की लाइफ, मेरी लाइफ वर्किंग लाइफ
फिर लोगों के साथ चलना, फिर यहाँ के इलेक्टेड पोजीशन में आ जाना। तकरीबन अभी 40 साल के ऊपर हो गए मुझे जहाँ के इलेक्टेड पोजीशन हासिल करते हुए, जब वो लोकल गवर्नमेंट की हो या पार्लियामेंट की, तो उसमें से आ जाना एक स्ट्रगल के साथ साथ लोगों का प्यार, लोगों का सहयोग, परिवार का सहयोग, ये सब इकट्ठे होकर उस स्ट्रगल में आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। और मुझे वो सब कुछ मिला जो एक सक्सेस लेने के लिए, कामयाबी लेने के लिए किसी इंसान को चाहिए। वैसे सर, आपकी जो स्टोरी है, यानी आपने जितनी मेहनत की वो वाकई बहुत इंस्पिरेशनल है। मधु जी भी बता रही थी कि कैसे आपने बस कंडक्टर से शुरुआत की थी, उसके बाद आज आप एमपी बने। तो मधु जी, आप भी कुछ पूछना चाहेंगी? जी, मैं इनसे जानना चाहती हूँ वीरेंद्र जी, जो भारत के पॉलिटिक्स है और इंग्लैंड के पॉलिटिक्स में क्या अंतर आपको नज़र आता है, और जब आप ब्रिटेन के पॉलिटिक्स में आए तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है आपको? देखिए, जो भारत की पॉलिटिक्स है उसमें आपके परिवार का, आपकी फैमिली के नाम का और दूसरे फाइनेंशियल पोजीशन पे इन सब का असर होता है। ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में आपकी फैमिली या आपके फाइनेंशियल पोजीशन से उसका कोई मतलब नहीं है। ये एक फ़र्क मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में, भारत में जब इलेक्शनें होती हैं तो कैंडिडेट्स को बहुत खर्चा करना पड़ता है या रेज करना पड़ता है। जहाँ पर बहुत मामूली आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आपको फाइनेंशियल कोऑपरेट करती है, यहाँ के लोग मेंबर जो हैं वो कोऑपरेट करते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है ब्रिटेन की पॉलिटिक्स का और भारत की पॉलिटिक्स का। तो बिल्कुल इस तरीके से आप डिफरेंट देखते हैं भारत के पॉलिटिक्स में और यूके के पॉलिटिक्स में। वैसे वीरेंद्र सर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप कुछ प्रोत्साहित किस तरीके से करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली, मतलब आप आज जो जिस पोजीशन पर हैं तो आपने बहुत मेहनत की, ये तो है ही, और आपकी लाइफ से इंस्पिरेशनल भी मिल रही है, इंस्पायर्ड भी हो रहे हैं लोग। तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं कहता हूं कि जो पॉलिटिक्स है वो एक सर्विस है। उसमें आ जाना, अगर आप समझते हो कि भाई मैं कोई पावर हासिल जाने जा रहा हूं, वो नहीं है। सोसाइटी में चेंज लाने के लिए ईमानदारी के साथ सियासत में आना बहुत ज़रूरी है। और मैं नौजवान जनरेशन को बोलूँगा कि जहाँ की यही कहाँ भी आप हो, आपको वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में ज़रूर आना चाहिए। अगर आप नहीं आएंगे तो हो सकता है कि कोई गलत सोच का इंसान सियासत में आ जाए और ताकत हासिल कर जाए। लेकिन अगर आप ताकत एंड सेवा का मिक्सचर करेंगे, आप सोसाइटी की सेवा कर रहे हो, इसमें कोई फाइनेंशियल जब पावर का गेन नहीं है तो आप सक्सेसफुल हैं। मैंने ब्रिटेन में एज ए बस कंडक्टर ट्रेड यूनियन की जॉब जब की है तो उसमें कोई फाइनेंशियल गेन कोई नहीं था। नौकरी थी, हम्बल जॉब थी, लेकिन जॉब के साथ साथ ही जहाँ के सिस्टम में जो वर्कर्स के साथ खास तौर पर ब्लैक एंड एशियन कम्युनिटीज़ के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन थी, उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए फाइनेंशियल गेन कोई नहीं था। जब मैंने पॉलिटिक्स में शामिल हुआ उस वक्त पॉलिटिकल पोजीशन की भी कोई सोच नहीं थी। उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे, कोई ऐसे रोल मॉडल हमारे सामने नहीं थे जैसे आज ब्रिटेन में हमारे बच्चों के सामने। हम गलत हैं या ठीक हैं ये तो उनके सोचने की बात है, लेकिन हम उनके लिए एक फेस ज़रूर हैं। वो हमें पार्लियामेंट में बैठा देखकर ये महसूस ज़रूर कर सकते हैं कि अगर
कोई इंडिया से आकर यहाँ के सिस्टम में इन्वॉल्व होकर आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, तो जो जहाँ के एजुकेटेड हैं, जहाँ से पैदा हुए हैं ब्रिटेन में, वो क्यों नहीं हो सकते। इसलिए मैं समझता हूँ कि सक्सेस लाने के लिए मेहनत, ईमानदारी और सर्विस का मिक्सचर होना चाहिए, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और मैं नौजवान यूथ को ज़रूर अपील करता हूँ कि आप आगे ज़रूर आइए। मेरे जैसे लोग कल के, येस्टरडे के रोल मॉडल से, येस्टरडे की लेगेसी है हम आने वाले फ्यूचर की होप नहीं है। आने वाले फ्यूचर की होप आज का जो यूथ है वो है। अगर वो यूथ कास्ट, धर्म के ऊपर उठकर सोसाइटी के लिए काम करेगा, तो वो एक सोसाइटी में तब्दीली लाने के लिए, समाज में एक चेंज लाने के लिए आगे आएंगे। यानी धर्म और कास्ट से ऊपर उठकर काम करना, और इसके साथ ही ईमानदारी और मेहनत करने पर सक्सेस मिलती है। मधु जी, मैं ये जानना चाहूंगी, आप खुद लोगों के रोल मॉडल हैं, तो आपका रोल मॉडल कौन है? क्या पॉलिटिक्स से आपका पहले का नाता रहा है, या फिर कैसे आपको ये लगा कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? देखिए, मैं भारत से गया हूँ, पंजाब से गया हूँ, एक गांव से गया हूँ, इसलिए मैं ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में जो मैंने अडॉप्ट किया है वे ऑफ लाइफ, वो मैंने अपने पिताजी से लिया है। मैं इसमें कोई हेसिटेट नहीं करता। मेरे पिताजी पंजाब की पॉलिटिक्स के भीष्म पितामह थे। उनको पंजाब की पॉलिटिक्स में भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता था, और अभी भी जानते हैं जो लोग उनके पुराने साथी हैं। इसलिए मेरे पिताजी का जो वे ऑफ लाइफ है, पॉलिटिक्स को कैसे हैंडल करना है, वो मैंने उनसे सीखा है। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में शामिल होने का जब मैंने भारत को छोड़ा था, उस वक्त कोई इरादा नहीं था। भारत छोड़ने के वक्त सिर्फ ये था कि अच्छी इनकम, अच्छी कमाई, अच्छा पैसा होगा, अच्छी एजुकेशन ले लेंगे तो शायद वापस आएंगे। ये जो शब्द शायद है। एक और अहम सवाल पूछना चाहूंगी वीरेंद्र जी आपसे। आपका चुनावी मुद्दा जो है वो जालियांवाला बाग कांड जो हुआ था उससे रिलेटेड था, और इस पर थेरेसा मे ने जो है वहां पर खेद व्यक्त किया था, और आपका जो मुद्दा था वो था कि वो जो भी यहाँ पर जो गवर्नमेंट बनेगी वो उस चीज को लेकर, मैं उसके बारे में आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगी। ये भारत के लिए काफी अहम है मुद्दा। देखिए, मेरी एक अप्रोच रही है ब्रिटेन में कि जो जहाँ की हिस्ट्री है ब्रिटेन की, उसमें ऑनेस्टी कम है, बेईमानी ज्यादा है। उस हिस्ट्री में जो कुछ हुआ है बाहरले मुल्कों में, जब ये लोग अपनी ताकत के साथ वहाँ पे कंट्रोल करते थे, जिसको आज हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहते हैं, उन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में इंडिया मेजर कंट्री है। लेकिन जैसे यहाँ के बच्चों को, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में, जैसे जलियांवाला बाग, 1857 की म्यूटनी या फ्रीडम फाइट, या दूसरी जो लड़ाई ब्रिटेन के साथ भारतीय लोगों की हुई है, वो आज़ादी की है या आज़ादी के अराउंड डिफरेंट ढंग की है, वो यहाँ के सिस्टम में नहीं है। यहाँ के बच्चों को ये नहीं मालूम रेलवे बनाई है, ये तो मालूम हो सकता है, लेकिन इन्होंने किस ढंग से जलियांवाला बाग में या दूसरी जगह पे 1919 के दूसरी लड़ाइयों में जहाँ भारत के फ्रीडम फाइटर्स के साथ कैसे ट्रीट किया था, कैसे वहाँ से लूट कर जहाँ पैसा लाए थे, उसको वो कहीं भी एजुकेशन सिस्टम में नहीं दिखाते। मेरी ये अपील है यहाँ के सरकार को भी, यहाँ के लोगों को भी, कि जैसे जलियांवाला बाग का एक हादसा हुआ या इंसिडेंट हुआ, उसको यहाँ के सिस्टम में, यहाँ के लोगों में लाना चाहिए, उसकी याद बनानी चाहिए इस मुल्क में, ताकि इनको याद रहे कि इनके
फॉर्मर जनरल्स ने जहाँ की सरकारों ने गरीब पीसफुल लोगों के साथ कैसे अत्याचार किए हैं वो भी उनको मालूम होना चाहिए। वो मेरी एक कैंपेन है, अभी भी वो कैंपेन है, वो अभी कैंपेन दूर नहीं हुई। जलियांवाला बाग उसका एक हिस्सा है। जलियांवाला बाग वाकई भारत के लिए बहुत अहम मुद्दा है। जो भी आपने बताया वो काफ़ी अहम था। वैसे वीरेंद्र शर्मा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं और लेकिन पहले बातें करते हैं मधु चौरसिया जी से। तो मधु जी, और हमारे साथ अभी जो जुड़ने वाली है, जो नेक्स्ट है हमारे साथ जुड़ने वाली, वो कल्पना कुंदन हमारे साथ जुड़ेंगी, तो उनके बारे में कुछ बताइए। कल्पना कुंदन के बारे में कहूँ तो वो एक बिजनेस आइकॉन मानी जाती हैं। अगर विदेश में आकर कोई महिला अपने आप को स्टेबल करती है तो उससे अच्छा उदाहरण मुझे नहीं लगता कोई और होगा। ये आईटी प्रोफेशनल है बेसिकली, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और समाज सेवा में भी काफ़ी सक्रिय रहती हैं। तो इनके बारे में ये काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया जा सकता है। काफ़ी वुमेन्स जो है ना, अगर आप सोचते हैं कि शादी के बाद, बच्चे होने के बाद आपका करियर खत्म हो गया, तो यहाँ पर मैं बताऊं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप वापस आ सकते हैं। यानी काफ़ी मोटिवेशनल इनकी भी स्टोरी होने वाली है, काफ़ी इंस्पायरिंग होगी ये भी हमारे दर्शकों के लिए। तो कल्पना कुंदन जी फिलहाल हमारे साथ जुड़ी नहीं है अभी। और कुछ बताइए उनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में मधु जी। देखिए, वैसे तो देखा जाए तो वो बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोफेशन से हैं और बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो गई थी। वो पटना से हैं और फिर क्या हुआ कि जब उनके बच्चे हुए तो काफ़ी लोगों ने कहना शुरू किया कि अब आपकी स्टडी करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्या करोगे करके। तो क्या होता है कि एक वुमेन के ऊपर वो प्रोसेस हर किसी के साथ होता है, हर कोई इस चीज़ से गुजरता है, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। फिर उनकी जॉब लगी विदेशों में, अमेरिका में वो गई, कई सारे कंट्रीज में वो जॉब कर चुकी हैं आईटी से रिलेटेड। इसके साथ साथ वो वुमेन्स ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, जो भी बाहर से इंडिया से बाहर आते हैं वर्ल्ड के किसी कोने में, वो उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं जो कि इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन ग्रुप है। उसमें भी वो काफ़ी सक्रिय हैं और उसके साथ साथ क्या है कि वो समाज सेवा से काफ़ी जुड़ी हुई हैं। जो बच्चे होते हैं, जिन अनाथ बच्चे, उनके ऊपर बहुत काम कर रही हैं वो। उसके साथ साथ जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं उनको लेकर वो आगे आती हैं। कभी उनका फैशन शो होता है, कभी उनको लेकर स्टेज पर परफॉर्म करती हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहती हैं। और फिर मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो, जो लोग मोटिवेट होना चाहते हैं उनकी चीज़ों को, वो वहाँ पर सपोर्ट करती हैं लोगों को। काफ़ी आईटी प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, बेसिकली वो आईटी से हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो कई सारी चीज़ों में एक्टिव हैं। यानी बेसिकली आईटी से है लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर भी है। और हमारे साथ कल्पना कुंदन जुड़ चुकी हैं, आइए उनसे बातें करते हैं। तो कल्पना जी, स्वागत है आपका एबी न्यूज़ पर। कल्पना जी, स्वागत है आपका एबी न्यूज़ पर। कल्पना जी स्वागत है, कैसी हैं आप? तो कल्पना जी के पास शायद हमारी आवाज़ नहीं जा रही है, कुछ टेक्निकल इशू है। तो तब तक हम मधु जी से बातें करते हैं। मधु जी, हमारे साथ कल्पना कुंदन जी जुड़ी तो हैं पर उनकी आवाज़, शायद हमारी आवाज़ उन तक जा नहीं पा रही है, कुछ टेक्निकल इशू है, फिलहाल उसे ठीक किया जा रहा है। तब तक हम और बातें करते हैं आपसे मधु जी। तो कल्पना कुंदन के बारे में आप बता रही थी कि वो बेसिकली आईटी से जुड़ी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, इसके अलावा वो समाज सेवी भी हैं। मधु जी। जी जी
जहाँ तक बात की जाए, अगर आप विदेश आते हैं, विदेश में आकर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, कई सारे इश्यूज होते हैं, आप लोगों को नहीं जानते, बहुत कम लोगों, तो एक तरीके से देखा जाए तो क्या होता है, एक महिला जब शादी करके या फैमिली लेकर यहाँ स्टेबल होने आती है तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। वहाँ यहाँ की इंग्लिश डिफरेंट है, एसेंट मुश्किल हो जाता है, उसके साथ में अपनी पहचान, जब आप अपनी पहचान खो देते हैं तो बहुत स्ट्रगल करते हैं आप अपनी पहचान वापस पाने के लिए। तो विदेश की धरती पर वो काफी स्ट्रगल कर रही थी, काफी कुछ उन्होंने किया, जिसके बाद आज जो है वो उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, काफी एक्टिव है, सोशली भी काफी एक्टिव है वो, और काफी कुछ करने की कोशिश कर रही है। यानी विदेश की धरती पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि विदेश जो IT प्रोफेशनल को भी कायम रखती हैं। जैसा कि मैंने बताया, समाज सेवा को लेकर उनकी जो भूमिका है वो काफी अहम है। उनकी जो वो एसिड सर्वाइवर्स को लेकर स्टेज पर आती हैं, वो मुझे काफी टची लगा था वो मोमेंट, जब काफी सारे महिलाएं जो हैं एसिड सर्वाइवर जो हैं वो स्टेज पर आई, तो वो बहुत दिल को छू लेने वाला था वो समय जो था मेरे लिए। यानी विदेश की धरती पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, तो ये वाकई इंस्पायरिंग तो है ही। तो हमारे साथ कल्पना कुंदन जुड़ी हैं। कुछ टेक्निकल इशू है, सो हमारे साथ वो अब तक नहीं जुड़ पाई हैं। तो आपने बताया वैसे कोशिश जारी है जुड़ने की, वो जुड़ जाएंगी हमारे साथ। तो मधु जी, आप बता रही थी कि वो काफ़ी सारे, मतलब वो समाज सेवी भी हैं और उन्होंने विदेश की धरती पर अपनी पहचान बनाई, ये सबसे बड़ी बात है। विदेश की धरती पर अपनी पहचान बनाई, ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है मधु जी। प्लस उसके साथ में क्या है, जो भी महिलाएं आती हैं, इन चैलेंजेस से गुजरती हैं, तो उनको एक पाथ मिल जाता है। जब कोई उन चीजों से गुजर के निकलता है ना, तो वो उनको सही रास्ता दिखाता है। तो कल्पना वही करती हैं, वो महिलाओं को सही रास्ता दिखाती हैं, लोगों को इंस्पायर करती हैं आगे आने के लिए, आपके ड्रीम फुलफिल करने के लिए। आप जिस भी फील्ड में हैं, आप अपनी ड्रीम को मत बंद कीजिए, आप उसके लिए आगे आइए और उसके लिए कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए। क्या होता है, एक महिला जब एक बच्चे को जन्म देती है, आपको पता है वो बहुत पेन से गुजरती है, लेकिन फिर भी जब उसे दूसरा बेबी चाहिए होता है, तो वो फिर वो सबको जानते हुए भी वो दोबारा उसी चीज से गुजरती है। तो ये होता है, महिलाएं कभी हार नहीं मानती है, वो आगे आती हैं, काफी चीजें करने की कोशिश करती हैं। तो वही कल्पना जी जो करती हैं, वो मोटिवेट करती हैं लोगों को, वो बताती हैं, सही रास्ता बताती हैं लोगों को, ताकि उनकी जो स्टोरी है लोगों तक पहुंचे और लोग उससे इंस्पायर होकर जो अपनी कोशिश है वो कहीं से भी बंद ना करें, आगे आए और अपनी कोशिश हमेशा जारी रखें। जुड़ चुकी हैं, तो आइए उनसे बातें करते हैं। कल्पना जी, स्वागत है आपका एबी न्यूज पर, कैसी हैं आप? जुड़ चुकी हैं कल्पना जी। कल्पना, कैसी हैं आप? स्वागत है आपका एबी न्यूज पर। हेलो, तो कल्पना कुंदन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कल्पना जी, कैसी हैं आप? बात
अच्छी हूँ, थैंक यू। रियली सॉरी फॉर द टेक्निकल। नो इट्स ओके। वैसे आपके बारे में बातें हो रही थी मधु जी से, और उन्होंने बताया कि आप बेसिकली आईटी सेक्टर से बिलोंग करती हैं, बट बावजूद इसके आप एक समाज सेवी भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो अपने बारे में कुछ और विस्तार से बताइए कि आपने अपनी पहचान कैसे बनाई, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कल्पना जी। जी, मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ और एक बिजनेस वूमन। अभी मैंने इंटरप्रेन्योरशिप में एंट्री की है और मैं हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आईटी मेरा फील्ड है, और फैशन इंडस्ट्री के साथ मेरा बिजनेस है। मैं इंटरनेशनल सिस्टरहुड को प्रमोट भी करती हूँ। लोआनी की मैं ग्लोबल एडवाइजरी हूँ, लेडी ऑफ ऑल नेशन इंटरनेशनल। और रश्मि जी के साथ मेरा IW में भी मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पे इंडियन वुमेन के साथ भी मेरा जो है वो काम होता है। और हम लोग ब्यूटीफुल सर्वाइवल्स के नाम से जो मेन प्रोजेक्ट है हमारा वो करती हूँ, जिसमें कि ऑल काइंड ऑफ सर्वाइवल्स, एसिड अटैक सर्वाइवल्स हैं, सुपर मॉम हैं जिनके बच्चे किसी भी तरह से भी चैलेंज्ड हैं, हमारे जो रेप एसिड विक्टिम्स हैं उनको भी हम सपोर्ट करते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल सिस्टरहुड है, फर्स्ट ऑफ एक सिस्टरहुड में सब कुछ आ जाता है, फैमिली एम्पावरमेंट के अंदर सब कुछ, जैसे उनको हम और हर तरह से जिस तरह का भी वो चाहती हैं कि हम उनको हेल्प करें, और एक इंटरनेशनली एक फैमिली की तरह एक दूसरे को समझे, जो डाइवर्सिटी में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं। कि कोई जापान से है, उनका कल्चर, उनका खाना, इंडियन कल्चर, इंडियन खाना उनको पता चले। तो ये जो इंटरनेशनल सिस्टरहुड है वो मिशन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जैसे वुमेन इज ऑलरेडी एम्पावर्ड, हम उनको एम्पावर्ड ऑलरेडी वो होती हैं, और बस उनको रियलाइज कराना कि आप कर सकते हो। एक जो सेल्फ बिलीव है, हम सेल्फ बिलीव पे काम करते हैं। बाकी जो एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे को सहारा देकर आगे बढ़े, और ये एक बिलीव देना कि यू कैन डू इट, देयर नथिंग यू कैन नॉट डू इट। तो वो एक फीलिंग जो आती है, और वी आर देयर फॉर यू, तो वो भी एक फीलिंग आती। जैसे अभी मधु जी ने भी आपने बताया कि एक विदेश की धरती पे इंडिया से जाके जाना, तो बहुत तरह की कल्चरल जो चीज़ें होती हैं वो भी बीच में आती हैं। पर एक चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगी, जो भी सक्सेस है, कोई वुमेन हो मैन, एक टीम वर्क होता है। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड, आपके मेंटोर, और मेरे स्टाइल में मेरे फादर का बहुत मोटिवेशन रहा। ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी, और हस्बैंड और बेटे का सपोर्ट। जो मेरी जर्नी है, जो मैंने शादी के बाद और बच्चे के बाद ही मैंने जर्नी स्टार्ट की है, और मेरी पहली जॉब जो आईटी की थी वो अमेरिका में हुई, और गवर्नमेंट ऑफ जस्टिस मैरीलैंड, वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था। उसके बाद JP मॉर्गन में फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में काम की। तो जो औरतें जिनको लगता है मेरी शादी हो गई, खासकर बिहार से जो लोग हैं, और लगता है बच्चे हो गए तो मैं अब कुछ नहीं कर सकती, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हो। जो मेन चीज़ होती है वो सेल्फ बिलीव और मेंटली प्रिपेयर होने की होती है। तो उस पर हम लोग काम करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। सो हमारे साथ मधु जी भी जुड़ी हैं, थोड़ा उनसे भी कमेंट ले लेते हैं। मधु जी, मैं ये जानना चाहती हूँ ओके सो जी आ रही है आपकी आवाज़। तो कल्पना जी, मैं पूछ रही थी कि आप समाज सेवा से भी आप जुड़ी हैं, तो आप इस क्षेत्र में क्या कुछ कर रही हैं? हम लोग जैसे इंटरनेशनल सिस्टरहुड, जैसे आपने उसको प्रमोट कर रहे हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी कि हर देश का अंबर नीला है, हर देश का आंसू गीला है। तो जो औरतों की जो बेसिक प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक वायलेंस हो, जो उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो हर कंट्री में सेम है। तो हम एक इंटरनेशनल सिस्टरहुड के थ्रू उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जो एक दूसरे को हम आगे आए, हेल्प करें। तो मेजरली जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो हम और जितने भी तरह के सर्वाइवल्स हैं उनके साथ काम कर, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और एज अ टीम हम उनको हेल्प करते हैं। और जब भी आप ग्रो टुगेदर का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन चलती है या फिर आप जब सब साथ में ग्रो करते हैं तो एक लॉन्ग जर्नी होती है।
तो सपोज कोई मान लीजिए अभी साउथ अफ्रीका में है, उनको कोई नीड है, तो हमारी जो साउथ अफ्रीका चेयर है वो उनको वहाँ के लोगों से जुड़कर और इंटरनेशनली भी उनको जो भी उनको हेल्प कर सकता है उनको हेल्प प्रोवाइड करती हैं। तो जो मेनली वो काम है हमारा। और दूसरा मैं जो बेसिकली काम करती हूँ, जैसे मैंने बताया मैं जॉब के साथ एंटरप्रेन्योरशिप में इंटर कर रही हूँ, तो जो मैंने चैलेंजेस फेस किए उनको मैं वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती हूँ कि जो घर से भी, अभी इंटरनेट सोशल मीडिया का ज़माना है, तो घर से भी वुमेन है वो अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप करके बिजनेस कर सकती हैं और एम्पावर कर सकती लोग और दूसरे को भी वो फिर दूसरे को एम्प्लॉय कर सकती हैं। तो इन चीज़ों पे भी हमारा प्रोजेक्ट है। कुछ जैसे मैं IT प्रोफेशनल हूँ, तो हमारा ब्लाइंड लोगों के लिए हम एक टीम के साथ डिवाइस बना रहे हैं कि वो जो डिवाइस है उनको डे टू डे लाइफ जीने के लिए उनकी मदद करे। तो लेकिन मेनली जो हमारा है वो सिस्टरहुड का प्रमोशन है, जिसमें कि इंटरनेशनल वुमेन एम्पावरमेंट को हम प्रमोट करते हैं। कल्पना जी, हमारे दर्शकों को आप कैसे मोटिवेट करेंगी, क्योंकि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं बहुत अच्छी, तो कैसे करेंगी हमारे दर्शकों के लिए कुछ कह दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि पूरी दुनिया आप पे विश्वास करे कि आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है आप नहीं कर सकते हैं। तो मेरा जो रोल होता है, मैं उनको खुद में जो विश्वास है, जो सेल्फ मोटिवेशन बोलते हैं या फिर सेल्फ बिलीव कि आई कैन डू इट। हर इंसान जो ईश्वर ने बनाया है वो कंप्लीट है, कोई भी अनकम्प्लीट नहीं है। नोबडी इज यूजलेस, दे जस्ट यूज्ड लेस, उनका इस्तेमाल कम हुआ है। तो उनको ये बताती हूँ कि आप कर सकते हो। और मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। जब मेरी शादी हुई, आई जस्ट कम्प्लीटेड +2, मेरी डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई थी। विथ माई चाइल्ड आई कम्प्लीटेड माई IT, और मैं जो अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में जाके नौकरी कर सकती हूँ। तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम, एक्सेंट प्रॉब्लम, जो भी चीज़ें हैं आप सब कुछ कर सकते हो, जो अंदर से बिलीव होनी चाहिए कि आई कैन डू इट। क्योंकि जो हमारा समाज है वो एक तरह से आपको इतनी बार कह चुका है आप नहीं कर सकते हो। चाहे वो कई बार नॉवल रीजन भी होता है कि आपकी सेफ्टी के लिए आपके परिवार वाले बोलते हैं वो कि नहीं कर सकते हो। तो हम इतनी बार नहीं कर सकते हो सुन चुके होते हैं। तो उनको यही बोला कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। और उसके लिए जैसे मैंने बोला एक टीम जर्नी होती है, मेरे दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने, इनके पीछे एक टीम वर्क होता है जब कोई अचीव कुछ भी करता है। तो मैं उनको ये बताती हूँ कि आप मेरा एग्जाम्पल लीजिए। मैं भी बिल्कुल डे टू डे पर्सन हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूँ। मैंने वो सब कुछ झेला है जो एक आदमी को मिलता है। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि सारी सिग्नल ग्रीन हो फिर आप अपनी जर्नी मत स्टार्ट कीजिए। जब ग्रीन है तो चलिए, जब रेड आता है थोड़ा स्टॉप होइए, जब येलो लाइन है तो धीमे होइए, और फिर लाइट ग्रीन होगी। तो जो मेरी फिलॉसफी है लाइफ के लिए कि देयर इज अ वे एंड वे इज ऑन द वे। तो जब हम पहुंचते आधे रास्ते में, फिर हमें रास्ता आगे मिलता है। तो एक जो फर्स्ट स्टेप जो लेना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं वही काम करती हूँ कि उनका सेल्फ बिलीव बढ़ाकर उनका फर्स्ट स्टेप उठाने में काम देती हूँ। और मैंने अपनी जर्नी का मैं उनको एग्जाम्पल देती हूँ कि आई ऑल्सो वेंट थ्रू द सेम थिंग। मेरे अंदर भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बस एक बिलीव है कि मैं कर लूंगी। और यानी बिलीव एंड यू कैन डू इट। आपने ये मंत्र दिया, सक्सेस मंत्र दिया हमारे दर्शकों को कि यू कैन डू इट। तो वो सेल्फ बिलीव पे मैं बेसिकली काम करती हूँ। तो कल्पना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच कल्पना जी। थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद स्वागत है, और हमारे साथ नीना डरमेची जुड़ेंगी, तो उनसे बातें करेंगे। लेकिन पहले हमारी जो को-होस्ट है मधु जी, उनसे बातें कर लेते हैं। मधु जी, अगली बारी नीना जी की है, तो उनके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। नीना जो है वो यहाँ पर अपने आप को स्थापित कर चुकी हैं। जुम्बा फिटनेस प्रशिक्षक हैं वो, और कई सारे जगहों से वो ट्रेनिंग ले चुकी हैं और यहाँ पर अपनी क्लासेस लेती हैं। मैं उनके बारे में बताऊँ तो उनका जन्म जो है वो मेडागास्कर में हुआ, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा पुणे और मुंबई से हुई। जिसके बाद वहाँ से उन्होंने डांस सीखा, उन्हें बहुत इंटरेस्ट आया। उन्होंने कई सारी मूवीज़ में भी एक्स्ट्रा के तौर पर काम किया है। तो आगे वो खुद बताएंगे कि किस तरीके से उनका इंटरेस्ट इस फील्ड में जगा और कैसे वो हमारे दर्शकों को मोटिवेट कर सकती है उनकी स्टोरी। यानी बिल्कुल, तो नीना जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी और वो काफ़ी इंस्पिरेशनल उनकी भी स्टोरी रहेंगी, हमारे दर्शकों को काफ़ी इंस्पायर्ड करेंगी वो भी। तो नीना डरमेची हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे बातें करते हैं।
नीना जी, स्वागत है आपका एवी न्यूज़ पर। थैंक यू। कैसी हैं आप? नमस्कार। जी बहुत बढ़िया है, सब ठीक चल रहा है। वैसे नीना जी, सबसे पहले कुछ अपने बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए, डिटेल्स में अपने बारे में। जी सो मैं अपना थोड़ा हिस्ट्री स्टार्ट करती हूँ। मैं एक छोटी सी आइलैंड से आई हूँ। नाम है मायोट आइलैंड। आई एम श्योर बहुत जनों ने नहीं सुना है। वो मैडागास्कर के बहुत नज़दीक है, छोटा सा फ्रेंच आइलैंड। और वहाँ पे आई ग्रो अप एंड उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंडिया भेजा वो फर्दर स्टडीज़। सो मैंने सब स्टडिंग डांसिंग अपना पैशन सब वहाँ पे शुरू किया। सो जब मैं 5 साल की थी तब से मैं डांसिंग कर रही हूँ। सो यू नो बॉलीवुड मूवीज़ देख देख के सब मूव्स देखना और फिर खुद से खुद अपने आप ही लर्न किया है। एंड उसके बाद फिर मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी की क्योंकि मुझे क्लासिकल डांसिंग बहुत पसंद था। सो 1 साल मैंने भरतनाट्यम क्लासिकल डांसिंग भी की। उसके बाद फिर आई परफॉर्म ऑन नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। पंचगिनी में एक नेशनल कॉन्टेस्ट हुआ था जब मैं 16 साल की थी तब। एंड आई केम सेकंड and Nana Patekar was the guest and obviously the head of Panchgini and everyone. So it was really an honor to be won that prize. और उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू किया, बहुत सारे कोरियोग्राफीज की। 18 साल में फिर वापस मैं मायोट आइलैंड पे आई जहाँ मेरे पेरेंट्स हैं। एंड उसके बाद मैंने एक वहाँ पे भी नेशनल डांस किया था। सो दैट वाज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड द इंडियन कल्चर एंड दैट वाज टेलीकास्टेड पूरी इंडियन ओशन में, व्हिच वाज अ ग्रेट ऑनर अगेन रिप्रेजेंटिंग इंडिया, डूइंग समथिंग फॉर आवरसेल्व्स। वो बहुत अच्छा था। और फिर एट द एज ऑफ 22 मेरी शादी हो गई और मैं लंदन में मूव हुई। एंड उसके बाद मैंने काम किया ट्रैवल एजेंसी में, एयरलाइन में। सो आई वाज इन द ट्रैवल इंडस्ट्री बिफोर। 9 to 5 जॉब, घर पे आना, नॉर्मल रूटीन एंड ऑल दैट। बट एक डांसिंग का जो पैशन था मेरा, वो मुझे पता नहीं था कि मुझे कब करना है, कैसे करना है, क्योंकि पीपल आर सो इन्वॉल्व अपने खुद के रूटीन में। सो उसके बाद फिर इन 2009 हम लोग हांगकांग मूव हुए एंड आई हैड माई फर्स्ट चाइल्ड। एंड उसके बाद फिर आई हैड माई सेकेंड चाइल्ड एंड देन आई डिसाइडेड ओके आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट मैं अपने लिए कुछ करूँ जो किड्स के रूटीन पे भी थोड़ा ध्यान हो और खुद का पैशन भी आगे बढ़ाओ। सो इन अबाउट 2012 एंड ऑफ 2012 मैंने अपना डांसिंग कोरियोग्राफी शुरू की और हांगकांग में ही मैंने फिर डांसिंग का एंड देन जुम्बा का ट्रेनिंग लिया। और फिर 2016 आई मूव टू लंदन बैक एंड उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू ही रखा है और फॉर्मल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन सब मैंने जुम्बा का यहाँ पे किया। और उसके बाद फिर इन्वॉल्व इन बॉलीवुड जुम्बा एंड कोरियोग्राफी सब। वैसे नीना जी, मधु जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, थोड़ा उनसे भी कमेंट ले लेते हैं। मधु जी, मैं नीना से जानना चाहूँगी आपको कौन कौन सी मूवीज़ में काम करने का मौका मिला एक्स्ट्रा के तौर पर और कहाँ कहाँ आपने और भी जगह परफॉर्म किया है? राइट, सो यहाँ पे तो मैंने बहुत सारे परफॉर्मेंसेस किए हैं and especially being in the Inspiring Women group, there's so much opportunities for everyone. सबके लिए बहुत सारे opportunities हैं and मैंने लंदन ट्रफाल्गर स्क्वायर, द बिगेस्ट लंदन जो दिवाली इवेंट होता है, उसमें कोरियोग्राफ किया।
उसके बाद फिर मैंने मिलियन राइज वुमेन मार्च जो होता है वहाँ पे 20,000 वुमेन गैदर एवरी ईयर, वहाँ पे हमने ओपनिंग डांस किया. And then I worked in Bollywood movies as an extra, which was an experience. Just for fun मैंने किया था, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इंडस्ट्री में जाना था या ऐसा कुछ नहीं था, बस ऐसे ही मैंने I wanted to do it. So yeah, I've worked in Bade Miyan Chote Miyan as an extra. I've worked in Pagalpanti. I've worked in Angrezi Medium, and there's a couple of more that is coming up next. So yeah, it's a great experience. And yeah, so it's nice kind of. और फिर मैंने बहुत सारे shows भी किए हैं, Brit Asian में participation, वहाँ पे मैंने डांस किया. And then there's a lot of performances that I've done. Yeah. यानी बहुत सारी फिल्मों में भी, बॉलीवुड फिल्मों में भी आपने काम किया है. वैसे नीना जी, लॉकडाउन में हमारे दर्शकों को फिटनेस के लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगी आप? Of course, yeah. Fitness is the main thing in our life. अगर आप फिट हो तो हेल्थी फ्यूचर है. So I always encourage, मैं सबको encourage करती हूँ कि do every day exercise, क्योंकि वो अपने health benefits बहुत सारे होते हैं. Cardio, that's the main thing जो आप workout करते हो. उसके बाद आपका blood circulation, is very important. I'll give you one example. मेरे क्लास में एक लड़की आती थी जुम्बा में, एंड उसको आर्थराइटिस था. 6 महीने के बाद उसका आर्थराइटिस भी चला गया. सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप एक्सरसाइज करो अपने लिए, मेंटली अच्छा है. इट हेल्प्स ओवरऑल. बेनिफिट्स बहुत सारे हैं अगर आप फिटनेस डू एवरी डे. 15 मिनट, अगर 15 मिनट है आपके पास टाइम तो करो, बट डू इट. डांसिंग इज ग्रेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. दैट्स व्हाई आई इन्वॉल्व बॉलीवुड जुम्बा, क्योंकि उसमें पूरा वर्कआउट होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम. यू मूविंग ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी. सो दैट्स अमेजिंग. एंड ऑल्सो यू वर्किंग आउट थ्रू म्यूजिक, तो आपको पता नहीं चलता है कि आप क्या कर रहे हो. सो यू काइंड ऑफ इन्वॉल्व्ड इन इट. यानी डांस करना बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छी, फिटनेस के लिए डांस करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वैसे मधु जी, कुछ और पूछना चाहेंगी आप? दैट्स जी नीना, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो लोग इसे अपना करियर बनाना चाहते हैं, जुम्बा फिटनेस को उस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, उनको आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगी? Well, the main thing is, अगर आप किसी आपको डांस पसंद हो या कोई भी आप अगर पैशनेट हो आपको जो करना है, बिलीव इन योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट एट व्हाट यू डू, और give your 100%. Don't give up. Hurdles तो होते रहते हैं. People are there, to give you advice. But at the end of the day, आप खुद मोटिवेट हो, खुद आगे बढ़ो. जो पैशन है वो उसे आप आगे बढ़ाओ. Don't give up. Don't give up. पेशेंस रखना चाहिए, बिकॉज स्लोली प्रोग्रेस होता है, इतनी जल्दी से नहीं होता. मेरे खुद का एग्जाम्पल है, आई गॉट सक्सेस एट द एज ऑफ 40. सो आई बीन डांसिंग फॉरएवर, बट इट टेक्स टाइम. सो दैट्स ऑल आई कैन से. बी पेशेंट एंड कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू वांट टू डू. यानी डोंट गिव अप एंड हैव पेशेंस, ये आपका मंत्र है, सक्सेस मंत्र. तो नीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. दैट्स राइट. Thank you very much. Thank you very much for having me. तो मधु जी से बातें करते हैं. मधु जी, जो हमारे साथ अब जुड़ने वाली हैं वो मौली गुप्ता हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए. मौली गुप्ता के बारे में बताऊं तो वो कंसल्टेंट हैं पेडियाट्रिक, और इन दिनों वो डायबिटीज़ टाइप 2 को लेकर काफ़ी रिसर्च कर रही हैं, काफ़ी चीज़ें वो ऐड ऑन कर रही हैं. वो कुछ लोगों को जागरूक करना चाहती हैं. कई सारे ऐसे माध्यम हैं जिससे कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो वो पहले खुद पढ़ती हैं उन चीज़ों को और फिर आपको वो सजेस्ट करती हैं. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो कि काफ़ी लोग इस बीमारी से इन दिनों जूझ रहे हैं, तो इनसे उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है. तो मौली गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगी, तो पहले उनका वीडियो देखते हैं, उसके बाद उनसे बातें करेंगे. Thank you so much for joining me today.
So I'm Dr. Molly Gupta. I'm a consultant pediatrician in the UK, and I have a special interest in health, nutrition and fitness. And I have done a lot of reading and acquired a lot of knowledge over the years in these areas. And I would like to share that knowledge with you all. So I have developed some tips based on my knowledge that I've acquired. And it's all based on evidence-based medicine. And I have, just to let you know a little bit more, so I developed a group on WhatsApp named Small Changes, Big Results about a year ago, and that group is still running, and I've been helping people, and a lot of people have benefited from that group. And it's all about living a healthy lifestyle and making small changes to your lifestyle to be able to reduce the chances of developing conditions which could be preventable potentially, such as type 2 diabetes and some cancers, and in terms of cardiovascular disease, stroke and so. तो मौली गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे बातें करते हैं। मौली जी, स्वागत है आपका एबी न्यूज़ पर, कैसी हैं आप? नमस्कार, बहुत अच्छी हूँ। हेलो, नमस्कार। हाँ जी, ये जो वीडियो मैंने किया था ये मेरा इंग्लिश में है, एक और भी मैंने वीडियो बनाया था हिंदी में, बट मैं आपको बता देती हूँ। तो मेरा जो है, मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ और मैं यूपी से हूँ, सहारनपुर से, लेकिन मैं बहुत सालों से यहीं पे रहती हूँ यूके में। और मेरा जो है, वैसे तो मेरा रोज आने का जो काम है वो बच्चों को देखने का है, जैसे कि आपको जैसे जो बच्चे जिनको ऑटिज़म होता है, ADHD होता है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब मैं देखती हूँ। लेकिन मेरा इंटरेस्ट, जो मेरी रुचि है वो बहुत सालों से मेरी रही है, मतलब जैसे कि स्वास्थ्य में, और आपका जैसे कि कैसे न्यूट्रिशन आपको अच्छा करना चाहिए, कैसे आपका फिटनेस लेवल बढ़ सकता है, ताकि आगे चल के कुछ जो बीमारियां जो हमारी सिर्फ हमारी जो जीवन शैली है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, उससे जो संबंधित बीमारियां आगे चल के हो सकती हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, जैसे कि वजन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जब हमारा वजन बढ़ जाता है तो क्या होता है कि उससे हमारी बहुत सारी बीमारियों का डर है, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम्स होने का, जैसे कि स्ट्रोक होने का, जैसे कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ हुई, कुछ कैंसर्स हुए, और जैसे आजकल हम लोग बहुत लंबा अब जी रहे हैं। जैसे पहले अगर आप देखें करीब 30-40 साल पहले तो लोग जो है इनका मतलब 40-50 60 तक पहुंच जाएं, 70 तक पहुंच जाएं, बहुत बड़ी चीज़ थी। लेकिन अब क्या है कि अब हम जी रहे हैं 80 में, 90 में, तो हमारे साथ साथ इसके ना और ज़्यादा हमारी संभावना है कि और भी समस्याएं हमारे हेल्थ की हो सकती हैं, जैसे कि डिमेंशिया है, जैसे कि बहुत तरह के कैंसर्स हैं। तो इन सब से बचने का एक तरीका है कि हम अपने स्वास्थ्य का शुरू से ध्यान रखें, और ख़ास तौर से जैसे कि आप 30 के करीब होने लगते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इन सब के मेरे जब ज्ञान में, जब मुझे क्योंकि इतना इंटरेस्ट है, इतनी रुचि है, मैंने इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा नॉलेज मैंने प्राप्त की है कई सालों के ऊपर। और धीरे धीरे मुझे लगा कि क्योंकि इतनी समस्या है लोगों को वेट की, डायबिटीज़ की, ख़ास तौर से भारतीयों को, तो वैसे तो पूरी दुनिया में ही प्रॉब्लम है, लेकिन अगर देखा जाए टाइप 2 जो डायबिटीज़ है पूरी दुनिया में, मतलब 2/3 जो है डायबिटिक्स जो हैं, जिनको डायबिटीज़ टाइप 2 जो आगे चल के होती है, वो हमारे भारतीय लोग हैं। तो मैंने इस पर काफ़ी देखा, रिसर्च किया, जैसे कि नॉलेज प्राप्त करी कि भाई क्यों है ऐसा। तो उसी के बारे में मैंने फिर धीरे धीरे टिप्स अपने बनाने शुरू किए, और पहले मैंने अपने आसपास के लोगों को थोड़ा हेल्प किया। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, साल भर से चल रहा है, तो उसमें बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ, करीब 60 लोग उसमें अभी भी हैं। और फिर मुझे लगा कि नहीं, और लोगों को भी थोड़ा सा मतलब इस बारे में होना चाहिए, मैं ज्ञान दे सकूं, थोड़ा मदद कर सकूं। तो फिर मैंने सोचा फेसबुक पे क्यों ना शुरू किया जाए, जहाँ की कोई भी कहीं से भी और भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो मैंने अभी 2 महीने पहले शुरू किया है, और उस पर 116 लोग आ चुके हैं। पर मैं चाहती हूँ कि और भी आएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे टिप्स जो मैंने बनाए हैं, सिंपल बहुत साधारण टिप्स हैं,
ताकि आपको पता चले कि किस तरह से आपको जो है कितना आपको नींद की ज़रूरत है, कितना जो है आपको क्या चीज़ खानी चाहिए आपके डेली उसमें, जैसे किससे आपको पौष्टिक आहार क्या होता है, कैसे आप उसको खाएं, कितनी मात्रा में आप खाएं, और कितना जो है हमें व्यायाम करना चाहिए। क्योंकि आजकल सब लोग कंफ्यूज से रहते हैं कि भाई हाँ भाई एक्सरसाइज करनी है, लेकिन लोग सोचते हैं सिर्फ जिम जाके ही आप एक्सरसाइज कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है। आप बहुत सी एक्सरसाइज घर में भी कर सकते हो। और 30 साल की उम्र के बाद क्या होता है कि हमारी जो मांसपेशियां हैं, जो हमारी मसल्स हैं, वो हमारा कम होने लगता है, तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको बढ़ा के रखें। इसी बारे में सारी मेरी टिप्स हैं और काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं और लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकूँ। आपकी टिप्स वाकई बहुत अच्छी है। वैसे हमारे साथ मधु जी भी जुड़ी हैं, उनसे भी जान लेते हैं, कुछ पूछना चाहती हैं वो भी आपसे। मधु जी, अभी देखा जाए तो काफ़ी सारी जो जानकारियां हैं वो लोग इंटरनेट से निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें गुमराह होने का भी खतरा रहता है, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगी? सॉरी, मैं ठीक से नहीं सुन पाई। शायद आपका क्वेश्चन था कि लोग इंटरनेट पे रिसर्च करते हैं, यही आपने पूछा? सॉरी, मुझे क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया। सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं सुन पाई। हाँ, उनका क्वेश्चन ये था मैं कि दोबारा अपने सवाल दोहराती हूँ। जैसे इंटरनेट पे कई सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं और लोग उससे गुमराह हो रहे हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देंगी? हाँ, तो उसके लिए मैं कहूँगी कि इंटरनेट पे आप ज़्यादा रिसर्च ना करें, क्योंकि इंटरनेट पे रिसर्च करने से आपको नहीं समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है। तो बेस्ट है अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें मैं जो इन्फॉर्मेशन देती हूँ वो सब साइंटिफिक है, सब जो हमारी आज की जो रिसर्च है अप टू डेट इंफॉर्मेशन है उसमें, और बहुत साधारण सिंपल चीज़ें हैं। तो जैसे कि मतलब कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, वेट की प्रॉब्लम है, आजकल डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, इन सब से जुड़े मेरे टिप्स हैं, सिंपल साधारण। तो बेटर है, ज़्यादा रिसर्च से कंफ्यूजन भी हो सकता है, और अगर आप मेडिकल फील्ड से नहीं हैं तो फिर यानी कि आप डॉक्टर नहीं हैं तो थोड़ी आपको समस्या हो सकती है कि ये जो है गलत है कि सही है। क्योंकि क्या है, आजकल बहुत से लोग तरह तरह की डाइट फॉलो करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डाइट निकल आई हैं। तो लोग, कोई कहता है कि भाई कभी कार्बोहाइड्रेट आप कम कीजिए, कोई कहता है कि आप प्रोटीन ज़्यादा बढ़ाइए, कोई कहता है फैट आप कम कीजिए। तो इससे लोग क्या समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे जो टिप्स हैं वो किसी डाइट पे बेस्ड नहीं है, सिर्फ सिंपल है कि आपको जो है जो आपको खाना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए कि आपका पौष्टिक आहार होना चाहिए, उसमें सब कुछ होना चाहिए। थोड़ा प्रोटीन भी होगा, फैट भी होगा, आपका कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो हम आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, इस तरह की चीज़ें ये भी ज़रूरी हैं। लोग सोचते हैं इनसे आपको नहीं खानी चाहिए ताकि आपका जो है वजन उसी से कम होगा, पर ऐसा नहीं है। तो ये सब मैं बहुत विस्तार से मैं अपने टिप्स में समझाती हूँ कि ऐसा क्यों नहीं है। और अगर किसी को कोई इसमें कुछ पूछना है तो वो पूछ भी सकते हैं, मेरे से सवाल भी पूछ सकते हैं। तो बेटर है कि आप मतलब रिसर्च ज़्यादा ना करें अगर आप मेडिकल फील्ड से नहीं हैं। वैसे मौली जी, अगर हमारे दर्शक आपसे संपर्क करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? आपसे संपर्क करना चाहें तो? हाँ जी, तो अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करें जिसका नाम है हेल्थ इज़ एवरीथिंग, स्मॉल चेंजेस बिग रिजल्ट्स, यानी कि छोटे छोटे चेंजेस कीजिए और अपने दिनचर्या में, अपने जीवन शैली में, तो बड़े बड़े आप उसका रिजल्ट पाइए अपनी हेल्थ के लिए। अगर आप उसे ज्वाइन करें तो जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप सवाल पूछ सकते हैं। और वैसे तो मेरे टिप्स इंग्लिश में मैंने दिए हैं, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि हिंदी में ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं उनको हिंदी में भी कर सकती हूँ, और साथ में मैं वीडियो भी बनाऊँगी, हिंदी में भी मैं वीडियो बनाऊँगी, ताकि जो दर्शक इंग्लिश नहीं समझ सकते वो हिंदी में भी समझ सकते हैं।
और अगर आपको कोई सवाल हिंदी में पूछना है उसमें कमेंट में, तो आप हिंदी में डाल सकते हैं और मैं उसका जवाब दूंगी जल्दी से जल्दी। तो मैं जैसे ही मुझे समय मिलेगा, क्योंकि मैं काम भी करती हूँ, पीडियाट्रिशियन भी हूँ, लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द सवाल का जवाब दूँ। कुछ लोगों को मैंने 1-to-1 मतलब कि पर्सनल लेवल पे भी मैंने हेल्प की है, और अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसी, तो वो उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उनको अलग से भी हेल्प अगर वो चाहें तो दे सकूँ। वैसे मौली जी, आपने न्यूट्रिशन के बारे में बहुत कुछ बातें बताई, तो कोरोना की बात करें तो पूरी दुनिया इस चीज़ से जूझ रही है, तो इस वक्त पर आप कैसे टिप्स देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बोलना चाहूँगी कि मैं न्यूट्रिशन के बारे में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल जो है लोग बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाने लगे हैं। जैसे कि बच्चे भी हमारे क्या पसंद करते हैं कि नूडल्स खाने हैं या बर्गर खाना है, मैकडॉनल्ड्स चल गया है, पिज़्ज़ा चल गया है। तो ये सब चीज़ें इनसे बहुत हमारी हेल्थ पे फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि ये जो सब खाने हैं, ये जो पदार्थ हैं जो हम खा रहे हैं, इनसे क्या होता है, ये सब रिफाइंड है, ये सब प्रोसेस्ड खाना है। तो इसमें क्या होता है कि जल्दी हमारी बॉडी में शुगर रिलीज होती है। तो जब हमारी बॉडी में शुगर रिलीज होती है तो क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा होती है ज़्यादातर। अगर हम उसको सीधे बर्न ऑफ ना करें एक्सरसाइज करके, तो वो जमा होती जाती है, और जैसे जैसे वो जमा होती है तो हमारी वो चर्बी में बदल जाती है। और जो भारतीय लोग हैं खास तौर से, उनकी जो चर्बी होती है वो पेट के चारों तरफ इकट्ठी होती है। तो उससे क्या होता है, फिर हमें और भी ज़्यादा रिस्क हो जाता है कि हमको डायबिटीज़ हो सकती है, हमको हार्ट डिजीज़ हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है। तो मैं कहूँगी कि ये चीज़ें थोड़ी कम कीजिए, पहली बात। दूसरी बात है, चीनी को आप कम से कम अपनी डाइट में रखिए, ऊपर से मत डालिए। मौली जी, हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, तो आपने बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दी, तो बहुत बहुत शुक्रिया मौली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। चाय में भी डालें, हम साथ में चॉकलेट भी खाएं, हम पुडिंग भी खाएं, हम जो है मीठा भी खाएं, मिठाई भी। ये चीज़ें बहुत कम करनी चाहिए, ये चीनी से बहुत प्रॉब्लम होती है हमारी हेल्थ के लिए। मौली जी, इंटरप्ट करने के लिए माफ़ी चाहेंगे, बट हमारे पास वक्त थोड़ा कम है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करी आपने, बहुत अच्छा टिप्स भी दिया, तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें करने के लिए। तो हमारे साथ को होस्ट हमारी मधु जी जुड़ी है, उनसे भी थोड़ा बातें कर लेते हैं। मधु जी, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। मैं कई सारे मीडिया हाउसेस में काम कर चुकी हूँ, यहाँ से भी मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ। कोई भी इश्यू होता है तो मैं उस पर आगे बढ़कर काम करती हूँ, कुछ कॉलम्स लिखती हूँ मैं यहाँ से, कुछ न्यूज़पेपर न्यूज़ हाउसेस से जुड़ी हूँ, मीडिया हाउसेस से। और कोशिश मेरी जारी रहती है कि जो भी इंडियंस हैं मैं उनको प्रमोट करूँ, जो यहाँ इंडियंस रह रहे हैं उनकी जो भी परेशानियाँ हों या वो कुछ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं वो इंडिया तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ, जागरूक करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर जो भी सेलिब्रेशन हो रहा होता है, मुझे वो करना बहुत मज़ा आता है करने में, क्योंकि आप जब बाहर होते हैं तो सोचते हैं पता नहीं वहाँ पर कैसे ये सब सेलिब्रेट होता है। तो वो चीज़ें मुझे करने पर और भी मज़ा आता है जब मैं वो चीज़ें करके देती हूँ। और दूसरा ये है कि जब भी कोई हार्ड न्यूज़ होती है या कोई खबर ऐसी आती है तो वहाँ पर भी मैं एक्टिव रहती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन हो, ट्रू इन्फॉर्मेशन, मैं उन लोगों तक पहुँचाऊँ। सो मधु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मधु जी। बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी के लिए इस प्रोग्राम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, नए लोगों से के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। नमस्कार।